अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान और सेहत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर जमील महरवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आपसे मुलाकात रहती है मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 11 बजे तक, और आप हमें लाइव कॉल करते हैं, अपने बहुत सारे बीमारियों को, अपने मसाइल को हमारे साथ डिस्कस करते हैं, और कुरान और जो अल्लाह का निज़ाम सेहत है उसकी रोशनी में हम आपको बहुत सारी ऐसी ग़ज़ा और बीमारियों से बचाव की फास्ती तदाबीर और उनका इलाज मुआलजा के बारे में आपसे डिस्कस होती है। तो आप लाइव कॉल हमें कर सकते हैं। आज आपको कोई भी मसला है जो आप अपने घर बैठे हुए देखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है वो नाज़रीन तेज़ी से फैल रही हैं, और हम मुख्तलिफ तरीका इलाज जो है उसको अडॉप्ट करके हम अपनी बीमारियों को मज़ीद लैंगरॉन्स कर रहे हैं। बीमारियां क्रॉनिक डिसेबिलिटी की तरफ लेके जा रही हैं और हम सिर्फ दवाइयों पे लगे हुए हैं। मैं आज आपसे बात यूं करूंगा कि खुराक जो है इसका इंसानी जिस्म के अंदर क्या रोल प्ले ये अदा करती हैं, और इससे जो है वो हमें कितने फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। और यही खुराक जिसको हम समझते हैं कि हम बड़ी सादा सी खुराक लेते हैं और बड़ी नॉर्मल खुराक लेते हैं, ये बहुत सारी बीमारियों का बायस भी बनती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक शख्स है, उसको सर्दी लग रही हो, तो क्या जो ठंडी चीज़ें हैं वो उसके लिए फ़ायदेमंद होंगी, या ऐसी खुराक जिसकी तासीर ठंडी हो, अगर वो खुराक उसको खिलाई जाए तो वो उसके मिजाज के मुताबिक तो होगी, लेकिन उसकी सर्दी को और उसके अंदर खिंचाव को और मुख्तलिफ मसाइल को और तेज़ी से वो बढ़ाएगी। होता यह है फितरत के मुताबिक कि अगर हमें सर्दी लग रही होती है या हमारे अंदर सर्दी होती है तो हम गर्म चीज़ों की तरफ या गर्मी की तरफ जाते हैं, और अगर हमें गर्मी लग रही होती है तो हम ठंड की तरफ जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी जगह पे हमारा स्किन जो है वो ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर हम मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ऐसी लगाते हैं जो ऑयली होती हैं, तो वो उससे खुश्की चली जाती है, यानी खुश्की को हम तरी की तरफ लेकर जाते हैं। और अगर किसी शख्स के अंदर रतूबात की ज़्यादती हो तो हम उसको जो है वो खुश्की की तरफ लेके आते हैं, खुश्क चीज़ों की तरफ जो है वो जिनका मिजाज होता है वो हम उसको खिलाते हैं, और उसके जो फ़ायदे हैं वो फिर फौरी तौर पर जो है वो नताइज आते हैं, और जो मसला बन रहा होता है उसके अंदर वो तेज़ी से तब्दील होता है। अल्लाह ताला जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं, सूरा रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स 30 के मैंने इंसान को अपनी फितरत यानी कानून फितरत पर पैदा किया और उसको सीधा रास्ता दीन यानी जिंदगी करने का तरीका दिया, इसी को इख्तियार किए रहो। इंसानों में कोई तगय्युर व तब्दीली नहीं हो सकती, यही सीधा दीन है, मगर बहुत लोग नहीं जानते। फिर एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और दुनिया में जो लोग आबाद हैं अक्सर गुमराह हैं, अगर तुम उनकी बात मानोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगे। अब सवाल ये है कि हम जो खुराक खा रहे होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों में, मुख्तलिफ तकलीफ़ों में, दवाइयों के शॉपर्स, उसके बाद डॉक्टर्स की बारी फीसें, उसके बाद लेबॉर्ट्री टेस्ट, और दवाइयों का वो जो एक पैकेट होता है वो हम ला के, और उसमें भी हम देखते हैं कि एक नुस्खे के अंदर 15-20 मुख्तलिफ दवाइयाँ लिखी होती हैं, और हम वो सारा दिन में अदल बदल करके उनको जो है वो बड़ी स्पीड से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुराक जो है उसके बारे में हमारी कोई नौ हो नहीं है, और हम ये नहीं समझते कि खुराक का मिजाज क्या है। अब देखें कि मरीज को किसी भी प्रॉब्लम के अंदर उसको जो खुराक दी जानी चाहिए वो उसके मिजाज के मुखालिफ वाली हो, ताकि वो उसको वो खुराक अब उसके जिस्म के अंदर जाकर उसको जो है वो बतौर दवाई उसके अंदर वो काम करे, तो 50% रिजल्ट जो है हम वहां से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद फिर है कि जो खुराक अब उसके मिजाज के मुताबिक है, जो अब उसके जिस्म के अंदर बीमारियों को बढ़ा रही है या बिगाड़ रही है, तो हमें उसकी तरफ जो है ना अब रोकना पड़ेगा अपना हाथ, और उन चीज़ों से जब हम अवॉइड करेंगे तो उससे हमें 25% जो है वो रिजल्ट वहां से मिलेगा। तो खुराक जो है ये बेस कर रही है 75% रोल प्ले अदा करती है किसी भी इंसान की बीमारी को बिगाड़ने में या उसको बेहतरी की तरफ लाने में, या किसी इंसान को तंदुरुस्ती से बीमारी की तरफ ले जाने में और बीमारी से उसको तंदुरुस्ती की तरफ वापस लाने के लिए खुराक जो है वो 75% रोल अदा करती है। बट हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि तरीका इलाज जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं, और उसको अगर हम देखें एलोपैथिक तरीका इलाज है, होम्योपैथिक तरीका इलाज है, उसके बाद तिब है या तिब नबवी है या इलाज बिल ग़ज़ा है या एक्यूपंक्चर है, ये सारे अपनी अपनी जगह पे उसकी एक स्कूल ऑफ थॉट है, और उसमें मुख्तलिफ मुआलजीन जो है वो अपनी अपनी जगह पे कोशा हैं कि हम मरीजों को उन बीमारियों से बाहर निकाल लें जिनमें वो जो है वो फंस चुके हुए हैं। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो जो तरीका इलाज है उसमें हमें 25% रिजल्ट बामुश्किल जो है वो उस दवाई से मिल रहा होगा, जो भी हमने तरीका इलाज अडॉप्ट किया हुआ है।
लेकिन वो जो 75% पीछे खुराक का रोल है उसको हम तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि खुराक हम ऐसी खा रहे हैं जो बहुत ज्यादा हमें खराबियों की तरफ लेके जा रही है और मसाइल में मुब्तला कर रही है। हमें मौलजीन जितने हैं उनको उसके बारे में हौनो नहीं है, और वो उसको उसी तरह से वो कहते हैं जो मर्जी आप खाएं, लेकिन दवाई आप जो है वो बाकायदगी से खाते रहें, और वही दवाइयां खा वो किसी भी तरीके इलाज की हों, वो उस तरह से हमें वो रिजल्ट बेनिफिट नहीं दे पा रही, क्योंकि मरीज एक दिन में जो खुराक खा रहा होता है ना, वो 1 किलोग्राम कम अज कम उसका वजन होता है, और वो जो दवाई हम खा रहे होते हैं वो दवाई मिलीग्राम्स में होती है। अब किस तरह से वो जो है वो उन दोनों का कंपटीशन होगा कि अगर हम दोनों को एक तराजू में डाल लें, एक साइड पे पलड़े में हम जो है वो खुराक रख लें मरीज की, और दूसरे पलड़े के अंदर उसकी दवाइयां जो है वो एक दिन की रख लें, तो अपन बल्कि दवाई महीने की पूरी एक साइड पे अगर रख लें तो एक दिन की खुराक जो है वो 1 किलोग्राम है, तो दवाइयां महीने की किलो नहीं होती, तो जिस वजह से वो हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, जिससे हम बीमारियों की तरफ से बाहर निकल आए और हम मुख्तलिफ तकलीफों से बाहर निकल के हम सेहत और तंदुरुस्ती की राह पर गामजन हो जाएं। अल्लाह ताला का जो निज़ाम सेहत है वो फितरत पर मबनी है, नेचर के करीब है, और साइड इफेक्ट से जो है वो मुबर्रा है, जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सवाल ये है कि हम क्या ऐसा चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ बीमारियों से बाहर आ जाएं, और ये जो हम लगातार दवाइयां खाना और मतलब सारी जिंदगी हमें खाती रहनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसके लिए भी हमें यह है कि अब रोजाना दवाई खाते रहना है और इसको मेंटेन करें और इसको मैनेजमेंट इसकी करते रहें। शुगर के पेशेंट हैं उनको देख लें, वो शुगर की मैनेजमेंट करने के लिए लगे हुए हैं, वो देखते हैं कि हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो ना बढ़ जाए, और ग्लूकोज हम उसको मॉनिटर करते रहें, और उसके साथ साथ हम उसको उस लिमिट के अंदर रखने की कोशिश करें। लेकिन आपने देखा कि हमारा जो शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ गया, कभी बहुत बढ़ गया, कभी नॉर्मल हो गया, कभी हाइपो वाली पोजीशन होगी, फौरी तौर पे हमें ग्लूकोज पिलाना पड़ गया या कोई मीठी चीजें खिलाना पड़ गई। ये स्पीड से काम जो है ना वो जारी और सारी है। तो उसके लिए हमें देखना यह है कि हम सिस्टमैटिकली अपने सिस्टम को क्यों ठीक नहीं कर रहे, जिसकी खराबी की वजह से हमारे अंदर वो मसाइल बने, और जिस ऑर्गन की खराबी की वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर शुगर है तो वो लबलबे की कमजोरी या लबलबे की इंसुलिन ना बनाने की वजह से या एबनॉर्मल इंसुलिन बनाने की वजह से अगर हमारा शुगर लेवल जो है वो अब लबलबा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो बाहर से हम गोलियों और टीकों की शक्ल में जो है ना उस पर चले जाते हैं। तो देखना यह है कि ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए तो आप उसमें कोशिश करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि वो जो उज़्व ऑर्गन है हमें उसको भी जो है वो ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर्स हैं चकवाल से, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है जी। बरकफ हम बात कर रहे थे कि वो जो लबलबा है उसको जब तक हम ट्रीट नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तो उस लबलबे का जो ताल्लुक है वो जिगर के साथ भी है, उसका पूरी बॉडी के जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है, ग्लैंड्स हैं, उनके साथ ताल्लुक है, जिसकी वजह से वो उस एंडोक्राइन सिस्टम का, उन ग्लैंड्स का एक दूसरे से जो लेन देन गिव एंड टेक्स हैं, जब वो खराब होंगी, उनमें अबनॉर्मेलिटी आएगी, तो और बहुत सारी खराबियां और बीमारियां जो है वहां से जन्म लेंगी। शुगर जरूर कंट्रोल रखें, उसको मैनेजमेंट जरूर करते रहें, उसकी मॉनिटरिंग जरूर करते रहें, लेकिन उसके साथ साथ अपने लबलबे के इलाज की तरफ आएं। जब तक उसको ट्रीट नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो मसाइल इसी तरह से वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बीमारियां जो है वो उसमें मुब्तला होते चले जाएंगे। और फिर हमने देख लिया कि साल से हम ये लगे हुए हैं और हम उन लोगों की तरफ नहीं ट्रीट कर रहे जिनको हम देख के नहीं चल रहे कि वो पिछले 15-20 साल से अगर वही दवाई ले रहे हैं, तो हम क्या करें। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर्स हैं, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं मोहम्मद इफ्तिखार बोल रहा हूँ सादगी से। जनाब इफ्तिखार साहब बताइएगा। जी मेरे अबू को ना शुगर है। अच्छा जी। और शाम जब शुगर तेज हो जाती है ना तो घुटनों में दर्द होती है या कोहनी में दर्द होती है, दोनों। कितना अरसा हो गया हुआ उनको शुगर में? ये तकरीबन शुगर जब चक रही थी ना वो 7-8 महीने हो गए हैं। 7-8 महीने हो गए हैं। तो क्या दवाई ले रहे हैं उसके लिए? ये वो शुगर की गोलियां ले रही हैं, वो 15-16 रुपए की गोली आती है, वो आती है, वो ले रहे हैं, और दर के साथ गोलियां ले रहे हैं डॉक्टर से। जी ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक्चुअली ये है कि वही बात हम कर रहे थे कि आपको अभी बहुत थोड़ा अरसा हुआ है कि 5-7-8 महीने हुए हैं आपको शुगर डिटेक्ट हुई है। आप ये देखें कि उन लोगों से सबक सीखना चाहिए हमें जो पिछले 2 साल से या 5 साल से, या उनसे जो 10-15 साल से 25-30 साल वाले लोग मौजूद हैं,
इस वक्त हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसी बात सुन रहे हैं और मेरी बात से इत्तेफाक करें कि जो 15-20 साल से अभी तक शुगर को मैनेजमेंट करने में वो अपने आप को उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और शुगर की वजह से जितनी पेचीदगियां और तकलीफें आ रही हैं वो उनको भी वो फोकस नहीं कर पाए और वो कंट्रोल नहीं और वो आगे तेजी से बढ़ रही हैं, तो फिर हमें ऐसे लोगों से और उस तरीका इलाज से हमें जो है वो सबक सीखना चाहिए। हमें फिर वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसको चेंज करने की जरूरत है और फितरत की तरफ आएंगे, जो अल्लाह का निजाम सेहत है उसकी तरफ आएंगे तो फिर बात बनेगी। एक कॉलर से हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, डॉक्टर साहब मेरा एक मसला है, मुझे ना सांस चढ़ता है जी, यानी दिल भी काफी ज्यादा घबराता है, ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यानी दिल की धड़कन भी काफी तेज रहती है। आपको नजला जुकाम या बलगम या केरा की कोई प्रॉब्लम हो? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल काफी दिनों से यानी ये मसला चल रहा है कि मेरा ना जो सांस है ना वो काफी रुक जाता है, फिर मुझे ना खींच के लेना पड़ता है। ठीक हो गया जी, मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये है कि आप अपने कोई टेस्ट करवाएं, आपको लिपिड प्रोफाइल जो है वो टेस्ट करवाना चाहिए और लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। ये दो टेस्ट करवाएं और आरएफटी भी करवा लें, एलएफटी, आरएफटी और लिपिड प्रोफाइल, ये 3 टेस्ट आप अपने करवाएं। उसके बाद फिर मुझे मेरे मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, मुझे बाद में फिर बताइएगा कि आपकी रिपोर्ट्स क्या आई। और जहां तक अभी जो सांस का ताल्लुक है, इसके लिए आप ये करें कि आप सुंड ले लें, हाफ टी स्पून आपने सुंड लेनी है और उसके साथ आपने जो है वो मुलट्ठी लेनी है, एक लकड़ी फिंगर साइज, एक लौंग लेना है और एक लकड़ी दालचीनी लेनी है। इन 4 चीजों को आप चूल्हे पे रख के इसको 1 गिलास पानी में डाल के कावा बनाएं, फिर इसको नीचे उतार लें। जब ये हाफ रह जाए तो उसके बाद हस्बे जायका आप इसमें अंदर शहद डालकर वो इसको नीम गर्म जो है वो कावा की शक्ल में आप इसको पिए सुबह दोपहर शाम, तो इंशाल्लाह आपको तेजी से जो है इसका फाका पड़ेगा। और एक चीज जरूर करें कि आप घर में चाहे अपने सेन में, बरामदे में या छत पे, आप 1 घंटा वॉक जो है वो अपनी रूटीन बना लें। चाहे आप सुबह को कर लें तो बहुत अच्छा है, उस वक्त ना हो तो फिर दोपहर या शाम को कर लें, लेकिन करें जरूर। जी, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी वहीद बोल रहा हूँ जी, चकवाल से। जी वहीद साहब। जी डॉक्टर साहब, तकरीबन 9 साल हो गए हैं, शुगर है मुझे और इंसुलिन लगा रहा हूँ मैं। जी, ठीक हो गया। और 30 होमोलिन, ठीक है। तो सर उसके साथ मैं 5-6 किस्म की गोलियां भी खा रहा हूँ, वो डॉक्टर साहब देते हैं मुझे। जी, वो ठीक अगर है। आप काइंडली चाहें तो मैं उनके नाम बता सकता हूँ। जी ठीक है, मैं बताता हूँ जी आपको, अभी बात करता हूँ आपसे। देखें, आपको पिछले कोई 8-10 साल से जो है वो शुगर है और आपने टैबलेट से जो है वो स्टार्ट लिया और उसके बाद फिर आप इंसुलिन टीकों तक आ गए। ये वही बात है जो मैं पहले भी कई दफा कर चुका हूं कि डॉक्टर्स जो है वो ये कहते हैं कि शुगर की 2 इकसाम है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2, एक इंसुलिन डिपेंडेंट है थ्रू आउट डायरेक्ट और एक जो है ना वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। लेकिन आगे चल के आपने देखा आज आप जो है वो इंसुलिन भी लगा रहे हैं और गोलियां भी खा रहे हैं। तो अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है डॉक्टर्स राज से और आपसे भी कि आप उनसे पूछें कि अब कौन सी टाइप है, कि अब दोनों टाइप मिक्स कैसे हो गई हैं। दोनों अलग अलग रहेंगी लेकिन स्टार्ट हम जो है ना वो उस तरह से वो ले रहे होते हैं। तो आप अपने भैया लबलबे के इलाज की तरफ आएं, आप अपना लबलबे का इलाज करवाएं तो शुगर से आपकी मुस्तकिल जो है ना वो जान छूट सकती है और ये आपका लबलबा अंदर से फिर कंट्रोल करेगा जैसे वो आज से 10 साल पहले कर रहा था। एक और कॉलर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ। अच्छा जी, मेरे स्टोमक का मसला है, गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा रहता है, बीपी अब मेरी 38 है, बीपी की तकलीफ मुझे 18 साल से है, लेकिन स्टोमक नहीं, वेट भी बढ़ गया, स्टोमक नहीं ठीक हो रहा। जी ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जी देखें, 16-18 साल से ब्लड प्रेशर है और आप उसको सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए आप उस पर लगे हुए हैं। अभी तक आप ये नहीं देख पा रहे कि उस ब्लड प्रेशर का रेक्ट किस वजह से आ रहा है। आपके गैसेस हैं, तजाबियत है, एसिडिटी है, आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा में कोई प्रॉब्लम है मैदे के अंदर, या आपके कोई इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, या आपके लिपिड प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम है, आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, या और कोलेस्ट्रोल का कोई मसला है, या आपके कोई टेंशन स्ट्रेस है, किस वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है, कॉन्स्टिपेशन है, किस वजह से बढ़ रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही, या आप अपने आप को उस तरीके से अपनी खुराक को प्रॉपर उस तरह से नहीं कर पा रहे जिस तरह से उसको सारी खुराक जैसे कहते हैं ना मतवाजन खुराक हमें लेनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो एक तो ये देखना पड़ेगा। दूसरा आप देखें कि 18 साल से जितनी आपने दवाइयां ब्लड प्रेशर के लिए अब तक खा ली हैं,
इन ब्लड प्रेशर की दवाइयों को अगर आप देखें तो ये जब गुर्दे से फिल्टर हो रही होती हैं तो आप ये देखें कि वो आपके गुर्दे में किस तरह के मसाइल पैदा कर रही हैं और उससे फिर गुर्दे के डायलिसिस केसेस तक चले गए हम और गुर्दे जो है ना वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तो बेहतर यह है कि आप अदरक ले लें और जीरा सफेद ले लें और सब्ज पुदीना, इसका कावा बनाकर 1 कप जो है वो आप सुबह दोपहर शाम लें तो आपको तेजी से फाका होगा। सब्जियों में आप कद्दू, टिंडे, गियातोरी, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू लें और इसके अलावा बाकी तमाम चीजें जो है वो कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। फिर मेरे मोबाइल कॉल आकर मुझे करके बताइएगा तो फिर देखेंगे कि अब क्या पोजिशन बनी। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर, मैं मियां वाली से मोहम्मद अजमल बात कर रहा हूँ। जी जनाब। सर, मैंने ये आपसे पूछना है कि मुझे ना गैस और तेजाबियत और सीने की जलन वगैरह ये बहुत ज्यादा रहती है और दूसरे नंबर पे वजन भी नहीं कम होता। वजन कितना है आपका? वजन मेरा होगा तकरीबन 90। और ये जो गैस तेजाबियत है ये कब से है? ये तकरीबन 2 साल से प्रॉब्लम है। 2 साल हो गए। इसके लिए दवाइयां वगैरह क्या खाई हैं आपने? हाँ जी। मेडिसिन कौन सी ली है? मेडिसिन तो नहीं, मैं वैसे आम देसी मेडिसिन यूज करता हूँ, कोई भी जो हकीम वगैरह दे दे। जी ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। एक तो यह है कि आप अपना जो है ना वो लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि एसिडिटी और तेजाबियत जब एक लंबे अरसे तक चलती रही तो यही तेजाबियत जब खुराक के साथ हजम होके आगे लिवर में, जिगर में पहुंचती है तो वो जिगर जब उस खुराक को मेटाबोलाइज कर रहा होता है तो उसके अंदर जो एसिडिटी आ रही होती है वो एसिडिटी जिगर के इन्फेक्शन को क्रिएट करती है। जिगर का इंटरनल सिस्टम जो है वो उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जो आगे चल के फिर यरकान या हेपेटाइटिस की तरफ केस चले जाता है। तो आप अपना एक LFT जो है वो करवाएं ताकि, और हो सके तो हेपेटाइटिस B-C का लाइजा मेथड भी करवा लें ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि आप वहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो चुकी। और दूसरा जो अभी मैंने बताया, अदरक ले लें, जीरा सफेद ले लें और पुदीना ले लें, इसका कावा बनाकर आप जो है उसको पिएं तो इंशाल्लाह आपको तेजी से फाका पड़ेगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से। जी कौन सा बोल रहे हैं? तारिक बोल रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जी तारिक साहब, कैसे हैं? मुझे ये शुगर का टेस्ट कराया मैंने ये तकरीबन 5-6 दिन पहले जी। तो उसमें शुगर थी जी। तो मैंने अभी तक कोई दवाई नहीं ली। ठीक है। क्योंकि मेरे भाइयों को भी शुगर है, छोटे को भी, बड़े को भी और सिस्टर को भी, वालदा को नहीं, वालिद को नहीं थी। तो मैंने अभी तक कोई दवाई नहीं ली क्योंकि वो दवाइयां भी लेते हैं फिर शुगर होती है, वो टेस्ट भी करते हैं शुगर होती है, मैंने इसलिए कोई दवाई नहीं ली। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं बताता हूँ सर आपको। देखें, एक तो जो आपने बात की ना कि बहन भाइयों में और सबको है लेकिन पेरेंट्स में नहीं है, ये जो हम विरासती जिसे हम कहते हैं ना जेनेटिक चेंजिंग्स है और उससे जो आ रही है हमें प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। बेसिकली हमारे खाने पीना, रहन सहन, तर्ज जिंदगी, बुद्दोबाश। देखें कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह काफ में कि अस का तामन उम्दा और तरोताज़ा खाओ। फिर सूरह बकरा की आयत 258 है कि अब जरा तुम अपने ताम और मशरूब को देखो, ये कतन गला सड़ा तो नहीं है। फिर सेहत का जो माटो अल्लाह ने कुरान के अंदर एक आयत की शक्ल में दिया है वो है कुलू वशरबू वला तुसरफू, खाओ पियो और इसराफ यानी हद से तजावज ना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक खाना खाएं और खाने के ऊपर खाना ना खाएं। हम खाना जो है वो एक खाते हैं, उसके बाद दूसरी डिश, उसके बाद तीसरी डिश और फिर हम जो है ना वो चले गए हुए हैं सारा बूफे सिस्टम की तरफ। तो ये सारी चीजें, और अगली खुराक हजम नहीं हुई, ऊपर से हमने स्टमक में और डाल दी, उससे ये होता है कि एक तो एसिडिटी और तेजाबियत बन रही है जो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन रही है और उसके साथ मुख्तलिफ मसाइल और आ रहे हैं। आपको ये चाहिए कि आप अपने लबलबे का जो है वो इलाज करवाने की तरफ आ जाएं ताकि वो लबलबा जो अब कुछ अरसा पहले तक आपको सपोर्ट किए हुए था, अंदर से इंसुलिन बनाता था और उसको कंट्रोल करता था, उस फंक्शन को, उस फैक्ट्री को जो अल्लाह ने अंदर रखी है उसके इलाज की तरफ आप आ जाएं तो आपको फिर ये जितनी भी मुख्तलिफ दवाइयाँ जो सारी उम्र खानी है और परहेज करते रहना है और फिर उसके साथ साथ बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहना है, इनसे आपको निजात मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है? सर मैं डॉक्टर इफ्तिखार बनू से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर इफ्तिखार बनू से बोल रहा हूँ। जनाब डॉक्टर इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप? तो आप जनाब फरमाते हैं कि लबलबे का इलाज करवाएं। जी, आप अपने एक तो पहले टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा क्योंकि आवाज आपकी डबल हो रही है। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिएगा पहले प्लीज। ये लबलबे का इलाज किस तरह हो सकता है? लबलबे का इलाज उस तरह से हो सकता है जिस तरह से कि आप देखें ना कि ऐसी चीजें और तरीका इलाज बहुत सारे मौजूद हैं, अल्लाह का निजाम सेहत मौजूद है। आप फितरत की तरफ जो है ना वो आएंगे, नेचर से आपका इलाज होगा, क्योंकि फितरत जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को जिस फितरत पर पैदा किया वैसे ही उसने कायनात जो है ना वो उसी फितरत पे बनाई है।
मरीज का जो लबलब है वो उसका इलाज जो है वो दवाइयों से ही होगा, लेकिन वो एलोपैथिक तरीका इलाज से नहीं होगा, वो या तिब्बे नबवी से होगा या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से होगा, चूंकि मरीज के लबलबे को देखना होना चाहिए और मरीज का उसके बाद इंसुलिन हार्मोन लेवल टेस्ट है जो वो करवाना चाहिए कि उसका अपना पैंक्रियाज जो है वो कितने % इंसुलिन बना रहा है और उसके बाद कितनी मजीद जरूरत है, तो उस तरीके से उसको जाके ट्रीट करें। मैं फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर साहब एक चीज बता देता हूं कि डॉक्टर्स रात ये कह देते हैं कि जी लबलबा तो डेड, मुर्दा, नकारा, खत्म हो गया, खराब हो गया हुआ है। लबलबा दो चीजें बनाता है, एक इंसुलिन हार्मोन बनाता है, दूसरे ग्लूकागान बनाता है। इंसुलिन हार्मोन जो है वो शुगर को कंट्रोल करते हैं और जो ग्लूकागान हार्मोन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो अपग्रेड रखते हैं, खुराक के हाजमे में मुआवनत करते हैं। अगर ये लबलबा जो है वो मुर्दा, नकारा या डेड या खत्म हो चुका हुआ है तो फिर सवाल ये है कि वो जो ग्लूकागान हार्मोन है वो तो लबलबा अंदर से प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मार्केट में डॉक्टर कोई प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा है ऐसी कोई चीज जिससे वो जो है वो हमें कोई ग्लूकागान हार्मोन गोलियों या टीकों की शक्ल में बाहर से मिल रहे हो। तो सो ये एक चीज है कि लबलबा डेड नहीं है या इस तरह खराब नहीं हो गया हुआ, वो एक काम कर रहा है और एक काम नहीं कर रहा, तो उसकी खराबी को जो है वो ठीक किया जाए। दूसरी बात कि शुगर जो है वो उसकी 3 इकसाम है। एक आपको शुगर पेशेंट वो मिलेगा जिसके सिर्फ पेशाब में शुगर आ रही है, दूसरा शुगर का वो मरीज है जिसके खून के अंदर सिर्फ शुगर आ रही है, और एक तीसरा पेशेंट वो मिलेगा जिसके खून और पेशाब दोनों में आ रही है। इनमें जो सही शुगर का हकीकी ट्रू डायबिटिक पेशेंट जिसे हम कहेंगे वो होगा जिसके सिर्फ पेशाब में शुगर आ रही है। अब जिसके खून में शुगर आ रही है वो भी, और जिसके खून और पेशाब दोनों में शुगर आ रही है वो भी, ये दोनों जो है ये फॉल डायबिटिक पेशेंट है। इनकी बॉडी केमिस्ट्री अंदर से कुछ ऐसी डिस्टर्ब हुई और मुख्तलिफ ऑर्गन्स का रिएक्ट जो है वो पैंक्रियाज के ऊपर हो रहा है, जिस वजह से वो उनका लेवल जो है वो आगे बढ़ रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और हम उस लेवल को कंट्रोल करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए मुख्तलिफ दवाइयां, मुख्तलिफ चीजें जो है वो उनको उस पर अडॉप्ट किए हुए हैं। हम उनको उस फितरत की तरफ लेके आए, कंट्रोल जरूर करें, मैनेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो सिस्टम जो डिस्टर्ब हो चुका हुआ है जिसकी खराबी की वजह से अब ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, उस खराबी का भी साथ साथ इलाज करना चाहिए। तो फिर मरीज जो है वो मुस्तकिल ठीक होने की तरफ आ सकते हैं और वही पैंक्रियाज दोबारा उनका उसी तरह से रिएक्टिव होके अपने आप को उस सिस्टम को बहाल करके वो उस तरह से कंट्रोल करेगा जिस तरह एक नॉर्मल शख्स जो है वो लाइफ गुजार रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है खुराक और उन चीज़ों के ऊपर। अब यहाँ पे जो है ना हम डाइट की तरफ जो चले गए कि जी डाइट चीज़ें ले लें और शुगर फ्री बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ये चीनी से ज़्यादा नुकसानदेह हैं वो डाइट चीज़ें जिनको उसके अंदर वो केमिकल्स हैं या स्क्रीन मौजूद है जो चीनी की निस्बत ज़्यादा प्योर केमिकल है जो ज़्यादा ख़राब कर रहा है। तो हमें पेशेंट्स को जो है ना ये अवॉइड करना चाहिए इस तरफ कि हम मसाइल जो है ना वो इससे और बढ़ेंगे। फितरत की तरफ आएँ, खुराक जो है उसको देखना पड़ेगा, अपनी सुबह और शाम वाली डाइट पे आएँ। अल्लाह ताला ने जो 1 महीना रमज़ान हमें दे रखा हुआ है वो उसमें देखें कि सुबह का नाश्ता हम किस वक्त करते हैं और उसके बाद खाना जो हमारा है वो मगरिब की नमाज के बाद है। लेकिन हम जो है वो सारा दिन जब खाते रहेंगे तो उस सारी खुराक जो हम बार बार खा रहे हैं उसके लिए उससे जितना ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोज जो है वो लबलबे को उतनी ही इंसुलिन बार बार बनानी पड़ेगी और देनी पड़ेगी जिससे वो कमजोरी की तरफ जाएगा। हमने हार्ड वर्किंग छोड़ रखी है, सॉफ्ट वर्किंग पे हैं, बस बैठे रहें, लेटे रहें, कामकाज करते रहें, गाड़ियों में पड़े रहने का रवाज है। पार्क से हमारे देख लें आजकल हमें माली उसमें काम करते हुए नजर आते हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत बाहर का मौसम आ रहा है, वो पौधे शौधे उसमें लाखों करोड़ों रुपए के लग रहे हैं, वो घास को सारी को मेंटेन कर रहे हैं, उस जॉगिंग ट्रैक को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन हम जो है वो घरों में सोए रहते हैं देर तक और उठे और गाड़ी निकाली अपने ऑफिस चले गए, या हम सारे ये जो चीजें हैं ये हमें फितरत से बहुत दूरी की तरफ लेके जा रही है और हमने सारा जो अपना बोझ है वो पैंक्रियास पे डाल रखा है। तो भैया फिर वो कमजोर होगा और मुख्तलिफ मसाइल आएंगे। यहाँ पे देखते हैं कोई कॉलर्स हैं हमारे साथ। जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अदनान बात कर रहा हूँ सरोद से। जी अदनान साहब। सर मेरे स्टॉमिक में ना गैस बहुत ज्यादा बनती है और बहुत बड़ा सैलात और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती है, टांगों में जान नहीं। मैं एलो का इलाज करा रहा हूँ और होम्योपैथिक का भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर कहीं से। ब्लड प्रेशर आपका कैसा रहता है? ब्लड प्रेशर मेरा तकरीबन सर कभी 130, 80, 90 इस तरह रहता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता और कम नहीं होता। कम भी नहीं होता? हाँ जी, 80 होता है, 90 होता है और ऊपर वाला जो है वो 130, 20, 130, 20। जी ठीक है सर, मैं बताता हूँ आपको। देखें आप एक तो अपने जो गैसेस ज़ाबियत है अपनी खुराक को ज़रा चेंज करके देखें।
वो खुराक जो आप अपने खुद से उसको मैनेज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं आपको वो तफसील से बताऊं। आप वो अपने पास देखें कि एक पेज लें, उसके ऊपर आप लिखें कि कौन सी चीजें जो आप वो बहुत ज्यादा खाते हैं और शौक से खाते हैं और उनको आप लगे हुए हैं, और वो चीजें जो आप बहुत कम, बहुत थोड़ी या कभी कभार या मुंह बना के खाते हैं, वो दूसरे पेज पे लिख लें। अब जरा उन पेज को चेंज कर लें, जो आप नहीं खा रहे उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, और जिनको आप बहुत ज्यादा खा रहे थे उस खुराक को कंडेम्ड करके उस पे ले जाएं कि उसको कभी कभार बहुत थोड़ा या उसको फिलहाल कुछ वक्त के लिए छोड़ दें, तो आप में एक जो है वो चेंज आएगा और विदाउट एनी मेडिकेशन आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो दवाइयों से नहीं मिल पा रहे। अदरक, जीरा सफेद और सब्ज पुदीना और उसमें कलवंजी डालिएगा, तो आपको इसका कावा बना के आप पीना शुरू करें, तो वो जो आप कहते हैं ना आपकी टांगे बेजान और उसमें जान नहीं होती और आप बहुत ज्यादा सुस्ती और काहली का शिकार हैं और आपको आराम तलबी है और कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो ये कावा सुबह दोपहर शाम पीना शुरू करें। अपनी डाइट चेंज कर लें और 1 घंटा वॉक जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम 24 घंटे में 1 घंटा अपने इस जिस्म को नहीं देते तो फिर हमारे से ज्यादा अच्छा जो है वो गधा है जो रेडी के ऊपर, जिससे हम सारा दिन काम लेते हैं और शाम को वो जो है वो उसकी भी कुछ ना कुछ मसाज कर रहा होता है या उसको भी कोई अच्छी चीज, अच्छी खुराक डाल रहा होता है, लेकिन हम जो है अपनी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। अपनी तरफ हमें कम से कम 1 घंटा जो है वो जरूर तवज्जो देनी है, वरना ये बीमारियां और ये मसाइल जो हैं ये तेजी से रहेंगे। और खास तौर पे जो पानी है उसको ताजा और ठंडा नहीं पीना चाहिए। पानी जब भी पिए खाने के साथ, इवन 12 महीने कोई भी मौसम हो, पानी को गर्म करके पिए। नहीं तो आप देख लें, चाइना को देख लें, जापान को देख लें, उसके बाद कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, मैं ये सारे विजिट कर चुका हूं, वहां लोग जो है वो पानी गर्म पीते हैं। आइए एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब जी बोलिएगा, बताइए। डॉक्टर साहब, मेरा जो बायां बाजू है जी, उसका कोहनी से लेकर कंधे तक बहुत पेन होती है। ठीक है, कितने अरसे से हो रही है? ये तकरीबन 3-4 महीने से हो रही है और मैंने इंजेक्शन भी लगवाया था तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा उससे भी। अच्छा, आपका कोई यूरिक एसिड वगैरह टेस्ट हुआ? वो तो नहीं करवाया। चलें ठीक है, लेकिन मुझे ब्लड शुगर भी है और बाकी कोलेस्ट्रॉल भी है। जी ठीक जी। एक और कॉलर्स हैं, वो भी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपने उसे खजूर का बताया था, खजूर और बादाम की आई थिंक कोई गोलियां बताई थी। जी मैं बता देता हूँ अभी आपको। बहुत शुक्रिया आपके कॉल कर, मिस होगी मुझसे। हाँ जी जी मैं अभी बताता हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। वो जो बताया था ना आपको, वो था खजूर लेनी है आपने और उसके साथ आपने बादाम की गिरियां लेनी है और उसके साथ शहद लेना है। तीनों हम वजन हो। आप पहले खजूर की गुठलियां निकाल के उनका वजन कर लीजिएगा कितना है, फिर उतनी ही बादाम आपने फ्रेश बादाम लेने हैं, उनको तोड़ के उनमें से गिरियां निकालनी है। बनी बनाई बाजार से जो गिरियां निकलती हैं वो नहीं लेनी। फिर दोनों हम वजन जो है उनको कूट के यकजान कर लें। फिर बाद में उसके अंदर वो जो शहद है वो आप उसको डाल के, तो इन चीज़ों को मिक्स करके आप बना लें। इसका ये माजून टाइप बन जाएगी। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना, मुझे उसवा हसना से ये बहुत सारी हदीस से ये चीज़ मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपने दौर में पंजीरी बनाया करते थे और उसको आप बड़े शौक से खाते थे और अपनी अज़वाज मतहरात में और उसके बाद आप अपने ख़ानदान में, अपने साहबजादगान में उनको जो है वो खिलाया करते थे। ये बहुत अच्छी और ये इतनी खूबसूरत चीज़ है ये, और ये 3 चीज़ों का मरकब जो है ये वो एक्चुअल विटामिन हैं जो हमें इंतहा की खूबसूरती और तमाम बीमारियों से ये निकाल कर बाहर ले आएंगे। तो आप इनको इस्तेमाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कुसुम बोल रही हूँ। जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, मुझे शुगर है, 8 साल शुगर हूँ। जी कौन सी दवाई ले रहे हैं? जी इंसुलिन लगा रही है, आर वाली इंसुलिन लगा रहे हैं जी। कितना अरसा हो गया इंसुलिन लगाते हुए? 8 साल हो गए डॉक्टर साहब, 5 साल हो गए। और उससे पहले गोलियां खा रहे थे? हाँ जी, गैस्ट्रो की। जी ठीक है, मैं बताता हूँ आपको।
देखें, बात यह है कि शुगर जो है ये लबलबे की खराबी की वजह से होती है। मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूं। तो एक्चुअली ये है कि आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयां ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं वो अपनी जगह पे है, उसकी सिर्फ मैनेजमेंट आप कर रहे हैं कि वो ना बढ़ जाए। लेकिन आपने ये देखा कि आप जब भी वो टेस्ट करके देखते हैं, फ्लक्चुएट करती है, कभी बढ़ गई, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ आप अपने लबलबे का जो है वो चेकअप करवाएं, उसके लिए दवाइयां लें, वो लबलबे को ठीक करें और उसका फंक्शन ठीक हो और वो फिर से इंसुलिन बनाना शुरू करे। खास तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि दालचीनी जो है इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे अद्वियाती खवास कुदरती तौर पे रखे हैं कि ये इंसुलिन जो है लबलबे के अंदर से जो बन रही होती है उसको बनाने में बहुत बहुत ज्यादा जो है ना ये मावनत करती है। तो दालचीनी पीस कर आप रख लें और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम नीम गर्म पानी के साथ अगर आप लें तो आपको तेजी से फर्क पड़ेगा। कलसूम है हमारे साथ चकवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछना है कि मेरे कंधों में बहुत शदीद दर्द है, गर्दन के नीचे, गर्दन के दरमियान में और दोनों कंधों में। जी। तो बहुत तकलीफ होती है, रात को नींद नहीं आती, वो कंधों का दर्द मेरे सर में जाता है। जी ठीक है, मैं बताता हूँ अभी। जी इससे पहले भी एक कॉलर्स थे जिन्होंने वो बताया कि उनके बाजू से, कोनी से लेके शोल्डर तक पेन हो रही थी और साथ उनको शुगर भी थी और उनके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़े हुए थे और आपका भी कंधों में दर्द है। तो दर्द के लिए मैं आपको बता देता हूं कि दर्द का हल जो है वो दो गोली नहीं होता कि हम कोई भी पेन किलर पकड़ें और उसको खा लें या इंजेक्शन लगवा लें। ये जितनी पेन किलर्स हैं ये नर्वस सिस्टम में जाके वासे खमसा में जो खम्स महसूस करने वाली होती है उसको सुन कर देती है। महसूस नहीं हो रहा होता क्योंकि वो जिसने हमें बताना है वो चीज सुन होगी होती है, दर्द हो रही होती है। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप पेन किलर्स की बजाय उस जेन्युइन सिस्टम को जाके देखें या उसका इलाज करवाएं तो वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये करें कि आप 1 पाव जैतून का तेल ले लें, आधा पाव तारे मीरे का तेल ले लें और 2 बोतल आयोडेक्स ले लें। तीनों चीजों को आप मिक्स करके अपने पास रख लें और जहां जिन कंधों में आपको दर्द है या जिस बाजू में आपको दर्द और खिंचाव रहता है और जिन जोड़ों में आपको दर्द रहता है या जो इवन फालज के पेशेंट्स हैं या जो मस्कुलर डिस्ट्राफी मायोपैथी के ALS MNDs के जो पेशेंट्स हैं, ये अपने ऊपर अप्लाई करके उसे मसाज करके देखें तो तेजी से फर्क पड़ेगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। डॉक्टर साहब वली नवाज आज कर रहा हूँ मुल्तान से। जनाब। डॉक्टर साहब ये है कि मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरी उम्र तकरीबन 57-58 साल है। ठीक है जी, बताइएगा। लाइन ड्रॉप हो गई। आपके कमर में दर्द आपने बताया, अब अगली बात पूरी नहीं हो सकी कि क्या कोई मोरों का मसला है या कोई चोट लगी या जो भी हुआ। मेरे मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, मुझे बाद में प्रोग्राम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं जिनकी अभी बात नहीं हो सके रही। आप ये कीजिएगा कि वो मैंने बताया अभी, जैतून का तेल 1 पाव, तारे मीरे का तेल आधा पाव और 2 बोतल आयोडेक्स, तीनों चीजों को मिक्स करके आप अपने कमर पे मसाज करना शुरू करें और बाकी मसाइल आप मुझे बाद में बता दीजिएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब। जनाब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी माँ के पाँव में ज्यादा तकलीफ है, रात को शदीद दर्द करते हैं और मैंने डॉक्टरों को भी दिखाए हैं, कह रहे हैं कि इनका एक जो पाँव का रग है वो काम नहीं कर रहा है। इसका आप जरा हमें हल बताएं, दर्द ज्यादा करता है, इसका कोई दवाई या कोई मतलब इलाज? जी बहुत शुक्रिया, मैं भी आपको बताता हूँ जी। आप ऐसा कर लें कि रात को आप 1 बाल्टी गर्म पानी लें, जब पानी गर्म करके बाल्टी में डाल लें तो उसके अंदर आपने 2 चम्मच जो है वो आपने फटकड़ी डालनी है, 2 चम्मच आपने नमक डालना है पिसा हुआ, उसके अंदर हल करके फिर आप हाथ लगा के देखें कि पानी काबिल बर्दाश्त है तो अपनी वालदा के पाँव जो है वो पिंडलियों तक उसके अंदर डिप करके उनको बिठा दें 10, 12, 15 मिनट। जब पानी में हरारत खत्म हो जाए पाँव बाहर निकालें, तौलिए से खुश्क करें। 1 पाव जैतून का तेल, आधा पाव तारे मीरे का तेल और 2 बोतल आयोडेक्स, तीनों चीजों को मिक्स करके रख लें। उसके बाद उनके घुटनों से लेके पिंडलियों और पांव तक और तलवों तक, उंगलियों में सारी जगह पे आप अच्छी तरह से मसाज करें। ये रोजाना काम करें तो वो इनको बड़ी तेजी से आपको जो है फर्क नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुल्तान से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है डॉक्टर साहब। जी बोलिएगा, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप अपना मसला। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची है, उसके फेस पे ना बारीक बारीक से दाने हैं। कितनी उम्र है उसकी? उसकी उम्र है 13 साल। 13 साल है, बहुत बारीक दाने हैं या जहन भी मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा तेज हो पढ़ाई में।
जी, पिंपल्स वगैरह तो नहीं है? और डॉक्टर साहब एक बात और। जी डॉक्टर साहब, मुझे खाना हजम नहीं होता, बहुत सीने पे बोझ सा रहता है, खाना खा लो तो ना। जी ठीक है, मैं बता देता हूँ जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। एक्चुअली ये है कि आपके वो जो बच्ची का आपने बताया 13 साल की बेटी का जिसके चेहरे पे दाने से बने हुए हैं, उनमें भी और आप में अपने अंदर भी चूंकि एसिडिटी और तजाबियत है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप अदरक ले लें, जीरा सफेद ले लें और सब्ज पुदीना, इन 3 चीजों का आप कावा बनाएं और उसमें बाद में जब वो तैयार हो जाए, हाफ कप रह जाए, तो उसको आप जो है ना वो शहद डालकर आप इसको नीम गर्म सुबह दोपहर शाम लें और अपनी खुराक चेंज कर लें। उसमें खासतौर पे आलू गोभी मटर है, उसके बाद दाल माश है, सफेद चने हैं, चने की दाल है, बड़ा गोश्त है, चिकन है, अंडा है, इन चीजों से आप जरा अवॉइड करें तो तेजी से फर्क पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है हमारे साथ? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद खिजर, बावल नगर। जी जनाब। डॉक्टर साहब, मुझे जो है ना छोटा पेशाब बिल्कुल नहीं आता और बहुत तकलीफ के साथ आता है, रुक रुक कर। आपके गुर्दों में कोई मसला है, पथरियां वगैरह हैं या कोई टेस्ट हुआ आपका पहले? नहीं, गुर्दों में नहीं है, वो पेशाब की नाली में स्ट्रक्चर बताते हैं। सोराइसिस बताते हैं? स्ट्रक्चर। जी ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जी एक और कॉल लेते हैं, यहाँ पे हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा, बरकैफ ये है कि जो आपके सोराइसिस है, इसके लिए मुझे कुछ आपकी ब्लड पिक्चर्स, कुछ चीज़ें, आपके दीगर टेस्ट जो हैं वो पूछने होंगे। आप मुझे बाद में, मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप मुझे बाद में कॉल कर लीजिएगा। अपनी पुरानी रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड जो आपके पास है वो सारा सामने रख के फिर आप मुझे फ़ोन कॉल कीजिएगा, तो मैं कुछ चीज़ें आपसे फर्दर पूछ के फिर उसके मुताबिक आपको मैं खुराक एडवाइस करूँगा। यहाँ सिर्फ इतना कहूँगा कि आप कद्दू ले लें और उसको शोरबे वाला बना के काली मिर्च में जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको खा सकते हैं, इसको चमचियों के साथ खाएं। आपका मसला जो है वो बड़ी स्पीड से हल होगा। और पिस्ता जो है, ड्राई फ्रूट के अंदर पिस्ता होता है, उसके 7 दाने आपने लेने हैं और उनको बतौर आपने एंटीबायोटिक लेना है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए पिस्ते से अच्छा मैंने कुदरती एंटीबायोटिक जो है वो नहीं देखा। और उसके साथ पानी जो है वो गर्म पिए। हमीद साहब है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, मुझे 8-9 साल से शुगर है जी। तो सर मेरे पाँव भी सोए हुए हैं जी। तो सर मेरे पाँव पे जख्म होता है और कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। ठीक है। मेरा पेट का इतना मसला है कि मुझे ना बुखार बहुत ज्यादा आते हैं। जी, दवाई कौन सी ले रहे हैं शुगर के लिए? सर वो मैं पहले सर्वसा अस्पताल से ले रहा था शुगर की इंसुलिन जी। वो कुछ असर नहीं किया, इसलिए मैंने छोड़ दी। मेरा जिस्म बड़ा सूख रहा है। जी ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जी आप किसी वक्त जो है ना वो मुझे फोन करके टाइम लेके मेरे पास तशरीफ ले आए। देखना पड़ेगा क्योंकि आपके बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम बने हुए हैं शुगर के साथ। पाँव में जो इरिटेशन है वो, और उस पर खासतौर पे जो जख्म है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर शुगर की वजह से ये जख्म और खराब होता रहा तो फिर वो बाद में आपने देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो पाँव काटना शुरू कर देते हैं या टांगे कटती हैं। जी एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी है ना, रात को ना पाँव को, रात को क्या दिन को भी पाँव को ना जलन होती है। पाँव की उंगलियां जो है ना वो सुन सुन रहती हैं। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है? शुगर भी है, ब्लड प्रेशर लो रहता है। ब्लड प्रेशर लो रहता है और शुगर है। शुगर कितने अरसा से है? बंद कर दिया दरवाजा। जी ठीक है। जी एक गुजरांवाला से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो 140/90 पे रहता है, कम नहीं होता। उम्र आपकी कितनी है? मेरी 40। ठीक है। और कितने अरसा से ऐसा हो रहा है? मुझे डॉक्टर साहब तकरीबन साल से ऐसा है। मैंने ईसीजी वगैरह भी करवाई है, वो बिल्कुल ठीक होती है। सीने में दर्द होता है, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे, आपने बाजू में। जी ठीक है। आपने अपना कोलेस्ट्रोल वगैरह टेस्ट करवाया, लिपिड प्रोफाइल वगैरह?
जी नहीं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं, ना यूरिक एसिड, ये दोनों नहीं टेस्ट करवाए। चले मैं अभी बताता हूँ जी आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। असल पे ये है कि आप अपना एक तो यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं, दूसरा आप अपना लिपिड प्रोफाइल जो है वो करवाएं, जिसमें आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह और गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सारा जो है ना जरा प्रीव्यू आए। मेरे मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, मुझे फिर आप बाद में जरा रिपोर्ट्स करवा लें, फिर मुझे कॉल करके बताइएगा कि क्या पोजीशन आई उनमें। और जहां तक आप ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो एडल्ट एज जो है अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी, एडल्ट एज जो है वो 18 से 30 साल है। इस दौरान हमारा 120/80 या 130/90 रहना चाहिए। इसके बाद जो अडल्ट एज जब खत्म हो जाती है तो उम्र जमा 100 होता है। आपकी उम्र अगर 40 साल है तो उसमें अगर 100 जमा करें तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस जो है वो 100 जमा 40, तो ये 140 आपका जो है वो नॉर्मल ही कहलाएगा। आप इसके लिए जो है ना वो इतना वरी ना हो। बाकी आप टेस्ट करवा के देखें, गड़बड़ कहीं और आ रही है जिसकी वजह से कोई इफेक्ट आ रहा है। जी एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब मलिक मजीब हो रहा हूँ कामोकी से। जनाब। डॉक्टर साहब ये मेरा थोड़ा सा मसला है कि मेरे ना यूरिन जो ना येलो कलर का आ रहा है। कितने अरसे से ऐसा हो रहा है? डॉक्टर साहब ये 8-9 माह हो गए हैं डॉक्टर साहब। पानी कितने गिलास पीते हैं? डॉक्टर साहब मैं तकरीबन रोजाना 2-3 घंटे में एक गिलास पीता हूँ। नहीं, सुबह से लेके शाम तक कितने गिलास पानी हो जाता होगा आपका? 7 से 8 गिलास। जी। और पानी ठंडा पीते हैं? डॉक्टर साहब अभी तो गर्मी नहीं है, जाहिर है नॉर्मल पानी पीते हैं। जी नॉर्मल भी आजकल ठंडा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले तो ये है कि पानी आप अपना जो है ना वो इनटेक जो है वो आप उसको बढ़ा दें, क्योंकि पानी जो है वो कम पीने से 5-7 गिलास कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल शख्स की जो बॉडी रिक्वायरमेंट है सर्दियों के अंदर वो 12 से 15 गिलास पानी उसको पीना चाहिए, लेकिन पानी ताज़ा या ठंडा नहीं, उसको गर्म करके और नीम गर्म चुस्कियां लेके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पानी जो है वो चुस्कियों के साथ पिया जाए, तो चुस्कियां गर्म पानी की होंगी, ताज़ा या ठंडे की नहीं हो सकती। और दूसरा पानी आप ज्यादा अपना जो है वो बढ़ाएंगे तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा। और दूसरा आप अपना जो है ना वो लिवर फंक्शन जो है उसका टेस्ट करवा लें, एक दफा LFT करवाएं, ताकि ये पता चले कि आपकी जो है वो पोजीशन वो क्या है। एक्चुअल हमने आज जितनी भी बात की वो सारी हमने ये देखा कि जो सेहत है वो सारी की सारी हमने अपनी खुराक से जो है वो बिगाड़ रखी हुई है। हम जिसकी जो चीजें पसंद है वो उसको बड़ा नॉर्मल कहते हैं कि जी नॉर्मल ही खुराक है, बस सादा सी खुराक है, जो घरों में पका हुआ आता है हम उसी को जो है वही खाते हैं। तो इस वक्त जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इस वक्त लोग जो है वो चावल बहुत ज्यादा खा रहे हैं, चिकन ब्रायलर मुर्गी जो है ये बहुत ज्यादा खाते हैं, अंडा बहुत ज्यादा खाते हैं, उसके बाद ये आलू गोभी मटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, सफेद चने की दाल, उसके बाद माश की दाल ये जो है वो बहुत ज्यादा खाई जाती है, बैंगन बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। और हर चीज के अंदर हमने आलू जो है वो डालना जो है वो अपना एक हिस्सा समझ लिया हुआ है कि इसके बगैर हांडी जो है वो नहीं बनेगी। और खास तौर पे ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा हम तेजाबियत और एसिडिटी और अपने जिस्म के अंदर बलगम केरा रेशा पैदा करने की तरफ जा रहे हैं। और जो एसिडिटी तेजाबियत होती है, ये तेजाबियत जो है ये बाद में अंदर जाके जिस्म के अंदर कार्बन जो है उसको ज्यादा करती है, और कार्बन जो है वो फिर हमारी हड्डियों को और पट्ठों को जो है वो कमजोर कर रहा है, खोखला कर रहा है, और फिर बहुत सारे मसाइल आते हैं और हम जो है वो इन चीजों से अवॉइड नहीं कर रहे। ये खुराक बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इसके अपोजिट भी एक ग्रुप रखा है, कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, बकरे का गोश्त शोरबे वाला है, मूंगी की दाल है, पतली बना के लेनी चाहिए। और मुर्गी अगर खानी है तो देसी खाएं, अंडा अगर लेना है तो देसी लें। ये जो मुर्गी आजकल 28 दिनों में तैयार होके आ रही है, अब वो दुकान वाले से लेने जाएं तो वो पिंजरे के अंदर खड़ी नहीं होती, जो अपनी टांगों पे खड़ी नहीं हो रही होती, उसको खा के हम जो है वो अपने अंदर एसिडिटी तेजाबियत और बहुत सारे जो है वो मसाइल जो है उसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो आखिर में मैं इस बात के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ना वो एक हकीम साहब आए और उन्होंने अर्ज की कि मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं मरीजों की खिदमत कर सकूं इस मदीना शरीफ इस्लामी रियासत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान कभी बीमार नहीं होता, ये उस वक्त खाने पे बैठता है जब इसे इंतहा की भूख लगती है, और उस वक्त खाने से हाथ खींच लेता है जब अभी भूख बाकी होती है। तो हमें इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, फितरत की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। पानी जो है वो अगर हम पूरा पाकिस्तान मिलकर अहद करें
कि हम जो है वो पानी गर्म पीना शुरू कर दें, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान में बीमारियों का जो नामो निशान है ये तेजी से खत्म हो जाएगा। जो बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं ये नीचे आ जाएंगी और हमारा जो बजट बहुत ज्यादा हम उस पर खर्च कर रहे हैं, हम चाइना की तरह से वो तरक्की करने के काबिल हो सकते हैं। प्रोग्राम कुरान और सेहत में अपने मेजबान डॉक्टर जमील महरवी को इजाजत दें। कल इसी वक्त इंशाअल्लाह फिर एक मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको वो तमाम बीमारियों से निजात अता फरमाए और ऐसी से तो तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए जिसके बाद आपको किसी दवाई और परहेज की जरूरत ना रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।